Hi students, today we start with the numericals related to the Gibbs energy change and equilibrium constant. So we start with the example number 68 फॉर दी वाटर गैस रिएक्शन। जैसे हमें वाटर गैस रिएक्शन गिवन दे रखी है कि कार्बन वाटर के साथ रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। कहता है इस रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है हमें 1000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर गिवन दे रखी है, दैट इज़ -8.1 किलो जूल पर मोल के इक्वल। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे हमें पता है कि जो गिब्स एनर्जी चेंज है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसे रिलेट करती है, दैट इज डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के इक्वल होती है। यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम लॉग के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लॉग के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा आर जी डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन दे रखी है, दैट इज -8.1 किलो जूल पर मोल के इक्वल। ऑल्सो हमें टेम्परेचर गिवन दे रखा है 1000 केल्विन एंड आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होती है। ये सभी वैल्यूज़ को हम ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे, वहाँ से लॉग के की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ जाएगी 0.423 के इक्वल आ जाएगी एंड लॉग का एंटी लॉग लेंगे, वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2.64 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे हम इसके रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कहते हैं जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए गिवन दे रखी है, दैट इज़ -300 किलो जूल पर मोल के इक्वल। ऑल्सो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के लिए भी गिवन दे रखी है, दैट इज़ -371 किलो जूल पर मोल के इक्वल 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। हमें कैलकुलेट करनी है डेल्टा जी की वैल्यू, ऑल्सो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए जो हमें यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखी है 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जब कहता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन शो करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, उस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन के लिए हम जो गिब्स एनर्जी चेंज है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी चेंज आएगी माइनस क्या करेंगे रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी चेंज, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एफ जी नॉट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, बिकॉज प्रोडक्ट में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है एंड यहाँ पे 2 मोल्स है जिसके कारण हमने क्या करा है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा है। माइनस क्या आ जाएगा रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एफ जी नॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड माइनस एंड साथ में ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड के ऊपर क्या आ जाएगा डेल्टा एफ जी नॉट ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए वैल्यू गिवन दी है। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी कैलकुलेट करके -142 किलो जूल पर मोल के इक्वल आ जाएगी। ऑल्सो हमें पता है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डेल्टा जी के साथ कैसे रिलेट करता है, लॉग के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर जी नॉट बाई 2.303 आर टी के इक्वल होता है। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है एंड आर गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होती है। एंड टेम्परेचर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है दैट इज़ 300 केल्विन टेम्परेचर। तो हम ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे ऊपर वाले फार्मूला के अंदर, वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5.248 इंटू 10⁻24 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट एंट्रोपीज एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होती है एंड थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ क्या है। कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के वो मूव कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी भी डायरेक्शन में। कहता है वो स्पिन भी कर सकते हैं टॉप की तरह, वो गोल गोल घूम भी सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं। एंड कहता है जो बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं, कंप्रेस भी हो सकते हैं उस दौरान। कहता है जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं एंड वाइब्रेशनल मोशन को ये शो करते हैं। जब कहते हैं जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो इंक्रीज़ हो जाएगा उस दौरान जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाएगा ज़्यादा विग्रस हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट कहता है ज़्यादा रैंडमनेस होने के कारण जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड जब कहता है हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, लो टेम्परेचर करेंगे, उस दौरान हमारे पास रैंडमनेस क्या होगी पार्टिकल के बीच में डिक्रीज़ हो जाएगी। एज अ रिजल्ट एंट्रोपी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है।
नेक्स्ट इज कहता है जो थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक का वो किसके साथ डील करता है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के साथ डील करता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। कहता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या होती है कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जो एंट्रोपी होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की उसको हम क्या लेके चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। कहता है ये जो लॉ है इसको फर्स्ट किस में बनाया था, जर्मन केमिस्ट वॉल्टर नर्नेस ने इसको फॉर्मुलेट करा था 1906 के अंदर। सिंस कहता है जो एंट्रोपी है वो किसके साथ रिलेट करती है, डिसऑर्डर के साथ रिलेट करती है। जैसे हमने पढ़ा है कि जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी उतनी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। कहता है जो एंट्रोपी है वो डिसऑर्डर के साथ रिलेट करती है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर हमारे पास क्या होगा, सबसे कम डिसऑर्डर होगा। दैट मीन्स कहता है हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट ऑर्डर होता है। देयरफॉर कहता है जो एंट्रोपी है परफेक्ट ऑर्डर के ऊपर उसको हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो लॉ है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो सिर्फ ट्रू कहाँ पे होता है, ओनली कहता है उन्हीं सब्सटेंसेस के लिए ट्रू होगा जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जबकि कहता है अगर हमारे पास इनपरफेक्शन हो किसी भी टाइप की परफेक्ट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के अंदर 0 केल्विन टेम्परेचर पे, उस दौरान कहता है जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से ग्रेटर वैल्यू आती है। कहता है ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की वो कहता है सिर्फ कहाँ पे कन्फाइंड है कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर ही ये क्या होती है, अप्लाई होती है। बिकॉज कहता है जो थ्योरेटिकल आर्गूमेंट्स हैं एंड प्रैक्टिकल एविडेंसेस है वो क्या शो करते हैं कि जो एंट्रोपी होती है सॉल्यूशन की एंड सुपर कूल लिक्विड की वो कभी भी जीरो नहीं होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का उसकी क्या यूटिलाइजेशन है। कहते हैं जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ प्योर सब्सटेंस को एट डिफरेंट टेम्परेचर। कहता है जो एंट्रोपी है एंट्रोपी को हम एस के साथ नोट करते हैं। कहता है जो एंट्रोपी होती है सब्सटेंस की डिफरेंट टेम्परेचर टी के ऊपर उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय मेजरिंग द हीट कैपेसिटी चेंज। कहता है जो हीट कैपेसिटी चेंज आती है उसकी मेजरमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी को। कहता है अगर हमारे पास जो एस नॉट है वो एंट्रोपी हो सब्सटेंस की 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एंड एस एंट्रोपी हो टी केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान हमारे पास डेल्टा एस किसके इक्वल होगी, एस माइनस एस नॉट के इक्वल होगी। एस नॉट यहाँ पे किसको नोट करता है, जो एंट्रोपी है सब्सटेंस की 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एंड ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा है किसको नोट करता है कि जो एंट्रोपी होती है टी केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ऑल्सो कहते हैं ये किसके इक्वल होगी, जैसे हमने पढ़ा है कि इसको हम मेजरमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी चेंज के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो एंड हमारे पास अपर लिमिट क्या होगी टी, बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर 0 है एंड फाइनल टेम्परेचर टी है एंड हमारे पास अंदर क्या आएगा इंटीग्रेशन के सी पी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी के इक्वल आ जाएगा। सी पी यहाँ पे किसको नोट करता है, हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है। सिंस कहता है जो एस नॉट है उस दौरान हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कहता है हमारे पास जो एस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, सी पी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी के इक्वल आ जाएगा। कहता है जो वैल्यू आएगी इंटेग्रल की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ। जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे सी पी डिवाइडेड बाई टी अगेंस्ट द टेम्परेचर, कहता है जो एरिया आएगा अंडर द कर्व बिटवीन 0 केल्विन एंड टी केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वो हमें किसकी वैल्यू देगा, इंटेग्रल की वैल्यू देगा। दस कहता है जो वैल्यू होती है एंट्रोपी की उसको हम टी टेम्परेचर के ऊपर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कहता है जो एंट्रोपी है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की उसको एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, उस दौरान उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी बोलते हैं सब्सटेंस की एंड उसको हम एस नॉट एम के साथ डिनोट करते हैं। कहते हैं जो स्टैंडर्ड एंट्रोपीज़ हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की वो हमें टेबल नंबर 13 में गिवन दे रखी है। जैसे यहाँ पे हमें टेबल नंबर 13 में गिवन दे रखा है स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज़ ऑफ सब्सटेंसेस एट 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। हमें सॉलिड स्टेट में सब्सटेंसेस की एंट्रोपी की वैल्यू गिवन दे रखी है, लिक्विड स्टेट के अंदर गिवन दे रखी है, ऑल्सो गैसीय स्टेट के अंदर भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। कहता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज है दैट इज़ डेल्टा आर एस नॉट है केमिकल रिएक्शन के लिए, वो कहता है कि इसके इक्वल होती है डिफरेंस इन मोलर एंट्रोपी बिटवीन द प्रोडक्टेंट एंड रिएक्टेंट इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट के इक्वल होती है, जिसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डेल्टा आर एस नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होती है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर एस नॉट इज इक्वल टू सम को हम समेशन के साथ नोट करते हैं, समेशन ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट
ऑल्सो कहता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर एस नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी पी इंटू एस नॉट एम प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ वी आर इंटू एस नॉट एम ऑफ रिएक्टेंट। कहता है यहाँ पे हमने जो वी पी एंड वी आर यूज़ करा है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं प्रोडक्टेंट एंड रिएक्टेंट के। फॉर एग्जांपल कहता है हमारे पास जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, ए मोल्स ए के एंड बी मोल्स बी के जब आपस में रिएक्शन शो करेंगे उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, सी मोल्स सी के मिलते हैं, डी मोल्स डी के मिलते हैं। एंड इस जर्नल रिएक्शन के लिए हमारे पास जो डेल्टा आर एस नॉट एम है वो किसके इक्वल होगी, जैसे हमने रखा है कि हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, C इंटू एस नॉट एम ऑफ सी प्लस डी इंटू एस नॉट एम ऑफ डी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्टेंट साइड होगी माइनस रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, A इंटू एस नॉट एम ऑफ ए प्लस बी इंटू एस नॉट एम ऑफ बी। तो ऐसे हम जो एंट्रोपी चेंज है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।